सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आरआरबी का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था मेमोरी बेस्ड वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने दिया है वो रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर होंगे, कुछ कुछ हो सकता है कि वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज हो, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में। तो देखो, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्यूरिंग द यीस्ट फर्मेंटेशन इन यीस्ट व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट। तो आपसे पूछा गया होगा कि एंड प्रोडक्ट बताना है पायरुवेट का, जो यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है। तो पायरुवेट का एंड प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड CO2, एसिटाइल CoA एंड ऑक्सैलो एसीटेट। आपके पास ये ऑप्शन में होंगे। सो द राइट आंसर इज इथेनॉल एंड CO2। ठीक है, क्योंकि देखो यीस्ट में ना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? एनारोबिक। और ये शायद मेंशन भी था कि एनारोबिक फर्मेंटेशन है या क्या। ठीक है, तो इस टाइम पे जो पायरुवेट होता है ना वो टूट कर किस में बनेगा? पायरुवेट बन जाता है हमारा एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज एथेनॉल एंड CO2। और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जो आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक वुमेन है, आई है कहाँ पे? चेकअप के लिए। ठीक है, विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल अबॉर्शन, और उसकी ना प्रीवियस हिस्ट्री भी रह चुकी है मल्टीपल अबॉर्शन की। अल्ट्रासाउंड करने पे पता चलता है कि उसका यूट्रस जो है वो हार्ट शेप का है। ठीक है, हॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं, हॉर्न्स लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि यूट्राइन कंडीशन मोस्ट लाइकली क्या प्रेजेंट है उस पेशेंट में? सेप्टेट यूट्रस, यूनिकॉर्निएट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस या फिर डायडेल्फस यूट्रस। तो देखो, इसमें हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें क्या मिला? हार्ट शेप यूट्रस है। ठीक है, यानी कि उसका जो यूट्रस है वो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा, इस तरीके का आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हार्ट शेप है। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो आपकी यूट्रस में इस तरीके से कंडीशन थी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है ये कंजेनाइटल यूट्राइन एनामली होता है, जहाँ पे यूट्रस क्या होता है? हार्ट शेप का हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और दो हॉर्न आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, क्योंकि मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन नहीं हुआ है, इसी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। और इसी की वजह से मल्टीपल मिसकैरेज और अबॉर्शन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं तो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किससे बनते हैं? मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे होता है इनका फॉर्मेशन? तो ऑप्शन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा बाय टू डिफरेंट स्पर्म, या तो फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट ओवा और दो डिफरेंट स्पर्म से होता है, या फिर एक ओवम और एक ही स्पर्म होता है और उसके बाद डिवीज़न हो जाता है जाइगोट इन सब में। ठीक है, उसके बाद दो ओवा या फिर एक स्पर्म होता है, या फिर दोनों ही सेपरेट फर्टिलाइजेशन डिफरेंट टाइम पे होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 and 1, ऐसे याद रखो। मोनो 1 है और ये भी 1 है, तो यानी कि एक ही एग होगा और एक ही स्पर्म होगा। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन फर्दर होता है, डिवीज़न होता है उसमें। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि एक ही फर्टिलाइज एग होता है, लेटर वो स्प्लिट हो जाते हैं दो एम्ब्रॉयज में और फर्दर मोनोकोरियोनिक ट्विंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ रेस। तो हॉस्पिटल में जब भी फायर अलार्म एक्टिवेटेड होता है तो रेस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो रेस की फुल फॉर्म क्या थी? रेस की फुल फॉर्म होती है रेस्क्यू अलर्ट कंट्रोल एग्जिट, या फिर रन अलार्म कॉल एक्सटिंग्विश, रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश इवैक्यूएट, या फिर रिमूव अलर्ट कवर एग्जिट। सो द राइट आंसर इज इट्स रेस्क्यू। पहले तो हम रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अलार्म एक्टिवेट करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे अदर को। तो सबसे पहला काम होता है, अगर कभी भी आग लगी है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप क्या करोगे? पेशेंट को मूव करोगे। ठीक है, डेंजर से सेफ जोन में उनको लेके जाओगे। उसके बाद अलार्म को एक्टिवेट करोगे।
देन उसके बाद कंटेन यानी कि क्लोज डोर्स एंड विंडोज टू स्टॉप द फायर स्प्रेड, देन एक्सटिंग्विश एंड इवैक्यूएट, ठीक है, पुट आउट द फायर इफ द सेफ और इवैक्यूएट द एरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड परसेप्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अटेंशन और परसेप्शन के बीच का रिलेशनशिप जो सही बता रहा है। ऑप्शन ए है परसेप्शन ऑलवेज अकर विदाउट अटेंशन, यानी कि परसेप्शन हमेशा बिना अटेंशन की हो जाती है। अटेंशन और परसेप्शन कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रोसेस है, इनका कोई लेना ही देना नहीं आपस में। या फिर परसेप्शन अकर फर्स्ट एंड अटेंशन हैज़ नो रोल इन इट, परसेप्शन पहले बन जाता है और अटेंशन का कोई लेना देना नहीं है उससे। या फिर अटेंशन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर परसेप्शन, अटेंशन एक फिल्टर की तरह काम करता है परसेप्शन में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अटेंशन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि अटेंशन बेसिकली सेलेक्ट करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से, ठीक है, एंड परसेप्शन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन। तो अटेंशन एक फ़िल्टर का काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई उड़ती उड़ती खबर आई, आपने एक परसेप्शन बना लिया उस इंसान के बारे में कि अरे ये इंसान तो ऐसा है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, उस इंसान पे ध्यान दिया, अटेंशन प्रोवाइड की अपनी, ठीक है, ऑब्ज़र्व किया उसे, और उसके बाद जो कुछ बातें जो थी, जो आपने परसेप्शन बनाई थी, वो क्या थी, सही थी। अब आपने क्या किया, अटेंशन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अटेंशन ने क्या किया, एक तरीके से फिल्टर का काम किया है कि आपने जो उस पर्सन के बारे में सोचा था क्या वो सही था या गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन एम्प्लॉयर बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हु यूजली पे द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करेगा अगर एम्प्लॉयर बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस है तो कॉमन सेंस की बात है, एम्प्लॉयर बेस्ड है तो एम्प्लॉयर ही करेगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एम्प्लॉयर। और क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ का मतलब एम्प्लॉयज़ के जॉब के पार्ट का बेनिफिट है तो एम्प्लॉयज़ ही कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ टिपिकल अपीयरेंस ऑफ लोकिया सिरोसा। तो लोकिया सिरोसा का आपको अपीयरेंस बताना है कि मतलब कैसा दिखता है। ऑप्शन में ब्राइट रेड इन कलर दिया था जो कि नहीं होगा। ब्राइट रेड इन कलर आपको देखने को मिलेगा रुब्रा में, ठीक है। तो जो लोकिया रुब्रा होता है उसमें ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है और 3 to 4 डेज तक आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, 1 से लेके 4 तक डेज तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूँ पिंक और ब्राउनिश कलर विद सम म्यूकस एंड ल्यूकोसाइट्स, सो यस ये आपको देखने को मिलेगा सिरोसा में, ठीक है, पिंकिश कलर देखने को मिलता है। ऑप्शन में क्योंकि पिंक और ब्राउनिश दोनों था तो हमें इसके साथ ही जाना पड़ेगा, वरना वैसे तो पिंक कलर ही ज़्यादातर, पेल पिंक ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा पिंक और ब्राउनिश कलर, सम म्यूकस और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा 4 से 10 दिन तक। उसके बाद ऑप्शन था वाइट येलोइश कलर विद ल्यूकोसाइट्स एंड म्यूकस एंड क्लियर वाटर फ्लूइड विद नो सेल्स। तो देखो जो हमारा लोकिया अल्बा होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा वाइट और येलोइश कलर, ठीक है। और जो हमारा अल्बा होता है वो कब कितने दिनों का होता है, मोर देन 10 to 14 डेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें बोला गया है कि विच टर्म रेफर्स द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिजीज़, यानी वो अगर बैक्टीरिया के पास डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वायरुलेंस बोलेंगे, पैथोजेनेसिटी बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे या फिर इन्फेक्टिविटी बोलेंगे। तो उसे हम पैथोजेनेसिटी बोलते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिटी वो एबिलिटी होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बीमारी कॉज कर देता है होस्ट को। वायरुलेंस का मतलब क्या होता है, वायरुलेंस का मतलब है डिग्री और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो कि किसी भी पैथोजन की वजह से हुई है। और होस्ट तो पता ही है जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है हैज़ बीन इन प्रोलॉन्ग लेबर, वो काफ़ी देर से प्रोलॉन्ग लेबर में है, ठीक है, ड्यू टू फीटल माल पोजिशन, क्योंकि अब प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से फीटल माल पोजिशन आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन माल पोजिशन एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग लेबर, इट्स लेबर नॉट लेयर, ओके।
तो आपको कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से फीटल माल पोजिशन देखने को मिलेगा, वो है आपका ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन अ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम से। तो बताना ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन में था रिप्लेसमेंट भी थे, ऑप्शन में एडिशन भी था, बट रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट केटल and immediately withdraws his hand, with which type of neuron is directly responsible for moving the hand away from the hot object। तो एक आदमी है, उसने गलती से गरम केटल को टच कर लिया था, और उस जैसे ही वो टच करता है इमीडिएटली अपना हाथ पीछे भी कर लेता है। तो अब आपको बताना है वो जो उसने हाथ अपना पीछे किया सॉरी, तो वो जो उसने अपना हाथ पीछे किया है वो किस न्यूरॉन की वजह से किया है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ऑटोनॉमिक है, या फिर इंटर न्यूरॉन है। सो जो इसका राइट आंसर है वो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी तो क्या है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, मोटर क्या है, फंक्शन करेगा, यानी जो फंक्शन करवाएगा वो होता है मोटर न्यूरॉन। तो पर्सन ने टच किया और अचानक से उसने वापस से हटा लिया, तो वो जो उसका रिफ्लेक्स था वो था मोटर न्यूरॉन। और उसके बाद है हमारा इंटर न्यूरॉन, जो कि से प्रोसेस करता है सिग्नल को इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद वो आता है इमरजेंसी में। आफ्टर द इंजरी ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो बहुत अच्छे से बोल ले रहा है, बट हिज स्पीच इज़ मीनिंगलेस। अब वो जो भी बोल रहे हैं ना, टूटी फूटी अपनी बातें बोल रहा है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ही ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड वट अदर्स आर सेइंग, और उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे लोगों से क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल अच्छे से रहा है, लेकिन उसे दूसरों की बातें समझ नहीं आ रही हैं, स्पीच समझ में नहीं आ रही है। तो विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज़ मोस्ट लाइकली डैमेज, तो कौन सा एरिया डैमेज होगा, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, मोटर एरिया, या फिर सेरेबेलम। अब आपने देखा है कि उसका स्पीच एरिया मतलब उसे स्पीच समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सोचोगे स्पीच एरिया डैमेज है, तो चलो ब्रोका टिक कर देते हैं, बट ब्रोकास नहीं होगा, क्योंकि जब ब्रोकास डैमेज होता है ना तो वो बोल नहीं पाता। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होता, अंडरस्टैंडिंग तो उसकी यूजुअली प्रिजर्व रहती है इस केस में, तो इसलिए ब्रोकास तो नहीं होगा। तो जिसका आंसर है वो है हमारा वर्निक्स एरिया। ठीक है, वर्निक्स एरिया क्या कॉज करता है, अफेजिया कॉज करता है, यानी कि पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल अच्छे से पाएगा, और वो जो भी बोलेगा वो नॉन सेंसिकल होगा, मतलब वर्ड्स उसके इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोग्राम प्रमोट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 6G। द इनिशिएटिव कॉल्ड 6G विजन एंड इनोवेशन कम्स अंडर विच प्रोग्राम। तो बताना है कि किस प्रोग्राम के अंडर आ रहा है, डिजिटल भारत मिशन, भारत 6G विजन एंड इनोवेशन प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, या फिर स्टार्टअप इंडिया। तो जो हमारा भारत 6G विजन है और इनोवेशन प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ था, 2023 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है, और ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ड्यू टू 6G रिसर्च इनोवेशन टेलीकॉम में। ठीक है, तो इसका गोल था कि इंडिया इट्स गोल इज़ टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। ठीक है, 2030 तक इसको अच्छे से बना देना है, तो इसका आंसर होगा भारत 6G विजन एंड इनोवेशन प्रोग्राम। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड क्वेश्चंस काफ़ी रिलेटेबल लगे होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।